Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. So today we are going to discuss about the early developmental stages in case of Drosophila. Drosophila जिसको commonly हम लोग fruit fly भी कहते हैं, एक हमारा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज किया जाता है। इससे पहले डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए, हमने डेवलपमेंट देखी इन केस ऑफ सी इलाजिन एंड सी आर्किन। सो नाउ द क्वेश्चन इज, जब हमारे पास ऑलरेडी एज अ मॉडल्ड ऑर्गेनिज्म सी इलाजिन और सी आर्किन प्रेजेंट थे तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली सी इलाजिन में और सी आर्किन की डेवलपमेंटल स्टेजेस में ऑफ कोर्स हमें कुछ यहाँ पर एडवांटेज भी था, हमारा कुछ एडवांटेज भी थे उसके कि हमें कोई फायदे भी मिल रहे थे उनकी डेवलपमेंटल स्टडी करने में, बट ऑफ कोर्स उनका कुछ ड्रॉबैक भी था कि उनको लैब के अंदर इजीली ग्रो नहीं किया जा सकता था, उनकी हर स्टेजेस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सो इन दैट केस हमें एक नया मॉडल ऑर्गेनिज्म मिला, दैट इज ड्रोसोफिला, जिसका लाइफ स्पेन भी एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म की तरह बहुत ही छोटा लाइफ स्पेन है। इजीली इसको लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता था एंड इसको हर एक स्टेजेस को हम लोग लैब में ऑब्जर्व भी कर सकते थे। तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से हम लोग ड्रोसोफिला के ऊपर डेवलपमेंटल स्टडी को स्टडी करने लगे, राइट। दूसरा जो मेन रीजन था वो ये था कि मोस्ट ऑफ द जीन्स, ये हमारे इसके पास मोस्ट ऑफ द जीन का जो फंक्शन है, जो फिनोटाइप है, एक्सप्रेशन है, ये हमारी ह्यूमन के जीन एक्सप्रेशन के सिमिलर था, यानी कि 75% जीन का एक्सप्रेशन ड्रोसोफिला का ह्यूमन के एक्सप्रेशन से सिमिलर है। सो इन केस अगर मैं कोई डिजीज या कोई भी इफेक्ट या कोई भी डेफिशिएंसी हमें जीन की पढ़नी थी, उसका एक्सप्रेशन स्टडी करना था इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ऑफ कोर्स हम लोग ड्रोसोफिला को एज ए स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म उसको स्टडी कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस था कि हम ड्रोसोफिला को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करने लगे। अब थोड़ी सी बातें ड्रोसोफिला के बारे में। ड्रोसोफिला बेसिकली एक फ्रूट फ्लाई है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी अगर आप स्टडी करते हो ना, तो लैब के अंदर ये सिर्फ 16 डेज के अंदर इसकी एम्ब्रोलॉजिकल स्टडी आप कर सकते हो। 16 डे में इसका एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंटल हो जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट हो जाता है और उसको हम इजिली लैब में स्टडी कर सकते हैं हर एक स्टेज को, ठीक है। हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं ये टॉपिक है एक्सिस फॉर्मेशन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। ऑफ कोर्स अगर हम सीधा एक्सिस फॉर्मेशन की बात करेंगे तो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं शुरू में आपको इसका थोड़ा सा जायगोट के बाद क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं, जायगोट बनने के बाद वो हम चेंजेस यहाँ पे थोड़े से पढ़ लेंगे ताकि हमारे लिए ये इजी हो जाए कि एक्सिस फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम वही चीज है, हमें पता है जब हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास होता क्या है, एक हमारे पास oocyte होता है, उस oocyte के साथ एक हमारे पास oocyte होता है, ये oocyte हमारा क्या है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इस हैप्लॉइड oocyte के साथ जब आपका स्पर्म का फ्यूजन होता है, ऑफ कोर्स वो भी हैप्लॉइड है, हमारा मेल गैमेट है, इनके फ्यूजन के बाद हमें एक नई स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम कहते हैं जायगोट, विच इज ऑफ कोर्स डिप्लॉयड इन नेचर, है ना। ये एक जनरल हम स्टडी कर रहे हैं। डिप्लॉयड जायगोट बनने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, जायगोट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रॉय, फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रॉय एक्चुअली से बोला जाता है। इस जायगोट के बाद इसमें मल्टी सेलुलर स्टेजेस होने वाले हैं, ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होने वाली है। ब्लास्टुला के बाद इसमें गैस्ट्रुला बनेगा, गैस्ट्रुला के बाद आपको पता है इसमें क्या बनेगा, क्योंकि हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसमें हमारे पास लार्वा बनेगा और लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है एंड देन उसके बाद हमें मिलता है हमारा अडल्ट। ये इसका जनरल का लाइफ स्टेजेस है कि इसकी लाइफ में हमें ये स्टेजेस तो देखने को मिलती है, राइट। अब क्या होता है, हमारा जो ड्रोसोफिला है इसमें सबसे पहली बात आती है, इस एग की बात कर लेते हैं। ये जो एग है ना, अनफर्टिलाइज्ड एग जो हमारे पास है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग बेसिकली होता है सेंट्रोलेसिथल टाइप का। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यॉक, एक्यूमुलेशन ऑफ यॉक के हिसाब से हम एग का टाइप बताते हैं कि वो सेंट्रोलेसिथल है, टीलोलेसिथल है,
आइसोलेसिथल है, मीसोलेसिथल है, राइट। क्योंकि एग की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जब जायगोट बनेगा, जायगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट होगा, क्लीवेज के बाद उसमें ब्लास्टुला बनेगा, तो किस तरीके का क्लीवेज वहां पर इनिशिएट होगा, कैसे सेल के अंदर डिवीजन होगा, वो टोटली डिपेंड करता है कि एग कैसा था, उसके अंदर यॉक का एक्यूमुलेशन कैसा था। क्योंकि हमने क्लीवेज में ही पढ़ा था कि क्लीवेज कहां से स्टार्ट होता है, क्लीवेज फरो बनता है जहां पर यॉक हमारा कम से कम प्रेजेंट होगा, है ना। और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल में इक्वल डिवीजन होगा या अनइक्वल होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा या आपका मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, राइट। सो हम लोग बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला बेसिकली है क्या, एक इंसेक्ट है, और क्लास इंसेक्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली उनमें सेंट्रोलेसिथल टाइप का एग होता है। सेंट्रोलेसिथल टाइप का एग का मतलब है कि जो यॉक है वो सेंटर के अंदर एक्यूमुलेटेड है, यॉक इज एक्यूमुलेटेड, बहुत सारा यॉक है, और ये यॉक एक्यूमुलेटेड भी कहाँ है, इन सेंटर, सेंटर में एक्यूमुलेटेड है। तो देखिए सेंटर में एक्यूमुलेटेड है, अब मान लीजिए ये एग है, ठीक है, तो इसके सेंटर में यहाँ पर, अच्छा सेंटर में न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसमें इसका जो न्यूक्लियस है वो भी पेरिफेरी पर लाई करेगा। सेंटर में बहुत सारा न्यूक्लियस, सॉरी यॉक यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, जो क्या करेगा, अगर यॉक एक्यूमुलेटेड है तो ऑफ कोर्स यहाँ से तो डिवीजन इनिशिएट नहीं हो सकता। जिस रीजन में, जिस साइटोप्लाज्म में यॉक एक्यूमुलेटेड होता है वो हमारा इनएक्टिव रहता है, तो ऑफ कोर्स डिवीजन या क्लीवेज फरो यहाँ से तो बनेगा नहीं, है ना। तो सेंट्रोलेसिथल टाइप का एग है और यहाँ पर यॉक एक्यूमुलेटेड होता है सेंटर में, इसीलिए यहाँ पर जो क्लीवेज होता है वो होता है सुपरफिशियल क्लीवेज। सो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ड्रोसोफिला के अंदर हमें सुपरफिशियल टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है। सुपरफिशियल क्लीवेज में बेसिकली होगा क्या कि देखिए ये मेरा अनफर्टिलाइज्ड एग था, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। इस अनफर्टिलाइज्ड एग में ऐसे सेंटर के अंदर यॉक एक्यूमुलेटेड था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन के लिए क्या आया, एक मेल गैमेट आया। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जायगोट बना, तो यहाँ पर जो जायगोट हमें बनेगा ना, हमारा जायगोट कैसा बनेगा, देखिए जायगोट में क्योंकि सेंटर के अंदर बहुत सारा यॉक एक्यूमुलेटेड है, इसलिए डिवीजन भी कैसे स्टार्ट होता है, सुपरफिशियल, यानी कि ऊपर ऊपर से डिवीजन स्टार्ट होगा। सेल्स डिवाइड करके पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाएंगी, तो यहाँ पर जो सेल्स है वो ऐसे पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाती हैं आफ्टर डिवीजन। जायगोट के अंदर जब क्लीवेज स्टार्ट होगा सेल्स डिवाइड होंगी, और सेल्स डिवाइड होने के बाद यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखना है, सुपरफिशियल क्लीवेज और सुपरफिशियल क्लीवेज के बाद भी यहाँ पर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, नो साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का कोई डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। सो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे और एक ही साइटोप्लाज्म में रहेंगे, कॉमन साइटोप्लाज्म में, और इस तरीके से वो पेरिफेरी पर मूव कर जाते हैं। क्यों मूव करेंगे, क्योंकि भैया सेंटर में तो बहुत सारा यॉक पड़ा हुआ है, और जब तक यॉक यहाँ पर है वो रीजन हमारा कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। अब हम अपनी इस डायग्राम के ऊपर आते हैं। तो क्या चीजें हमने कही, हमने कहा कि ड्रोसोफिला एक हमारा फ्रूट फ्लाई है, क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करता है। क्लास इंसेक्टा के अंदर जो हमारा अनफर्टिलाइज्ड oocyte होता है वो सेंट्रोलेसिथल टाइप का है, बहुत सारा यॉक उसके अंदर डिपॉजिट होता है, इसीलिए उसमें सुपरफिशियल टाइप का क्लीवेज होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो ड्रोसोफिला का जो एग है आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये आप देख रहे हो। इसमें जो एक्सिस फॉर्मेशन है हमने सी लार्जिन और सी आर्किन में देखा था, उनके अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी कि एक्सिस फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन ही इनिशिएट हो जाता है, बट ड्रोसोफिला के केस में बिफोर फर्टिलाइजेशन कोई एक्सिस फॉर्मेशन नहीं होता, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सिस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बट कुछ चीजें हैं जो हमें इसके बारे में पता चलती है जस्ट आफ्टर, हम फर्टिलाइजेशन के बाद बता सकते हैं। जैसे ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, दिस पॉइंट इज माइक्रोपाइल एंड। ये माइक्रोपाइल एंड क्या चीज डिनोट कर रहा है कि यहां से मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ था। मान लीजिए ये स्पर्म है, थोड़ा सा अच्छा सा स्पर्म बना लेते हैं, है ना, प्यारा सा स्पर्म बना लेते हैं। ये स्पर्म है और ये स्पर्म आया, इसका जो एंट्री वाला पॉइंट होगा ना उसको माइक्रोपाइल एंड कह देते हैं, यानी कि स्पर्म जहां से फ्यूज होके अपना प्रोन्यूक्लाई, मेल प्रोन्यूक्लाई फीमेल के प्रोन्यूक्लाई के साथ फ्यूजन करने के लिए यहां से एंटर कराता है, उस एंड को हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। इस माइक्रोपाइल एंड के थ्रू ही हमारा मेल प्रोन्यूक्लाई एंटर होगा, तो हमारे पास हमें हर जगह यहाँ पर एक एंड देखने को मिल रहा है जो बता रहा है कि माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस रिसाइड कर रहा है और बीच में हमारा क्या है, यहाँ पर
यॉक एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा एग हमें कुछ ऐसा नजर आएगा। अब हमने जैसे कहा था क्योंकि इसमें सेंट्रोलेसिटल टाइप का एग होता है तो उसमें जो क्लेवेज होगा वो सुपरफिशियल क्लेवेज होगा। सेल्स डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म एक ही रहेगा, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा। तो आप देख रहे हो बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पर बन गए और ये न्यूक्लियस डिवीजन के बाद पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें कहा था पेरिफेरी की तरफ मूव कर गए क्योंकि सेंटर में हमारा क्या पड़ा हुआ है, यॉक है, तो ये पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये जो स्टेज है जहां पर न्यूक्लियस पेरिफेरी पर रिसाइड कर रहे हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं सिनसीटियल स्टेज। बेसिकली सिनसीटियल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक कॉमन साइटोप्लाज्म को शेयर करते हैं और यही सेम कंडीशन तो हमें ड्रोसोफिला की इस स्टेज पर देखने को मिल रही है जहां पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो पा रहा। इस वजह से यहां पर क्या हो पा रहा है, अलग अलग न्यूक्लियाई है, एक साइटोप्लाज्म है और ये सारे पेरिफेरी पर अरेंज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनसीटियल स्टेज, जहां पर एक साइटोप्लाज्म है, कॉमन साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। अब एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि जब सिनसीटियल स्टेज बन रही होती है तो कुछ न्यूक्लियस हमारे इस सेंटर से साइटोप्लाज्म से मूव करके पेरिफेरी पर चले जाते हैं। ऑफ कोर्स सारे पेरिफेरी पर जा रहे हैं पर कुछ हमारे इस एंड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेट 4 to 5 न्यूक्लियाई इस रीजन पर चले जाएंगे और इनको जो हमारा सेल का कवरिंग है, जो सेल्यूलर कवरिंग है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो इनको कवर कर लेती है। इन सेल को देखो यहां पर भी आपको दिख रही है, ये हमारी नंबर में 5 सेल्स होती हैं। इन सेल को हम कहते हैं पोल सेल। बेसिकली पोल सेल का फंक्शन आपने ध्यान रखना है। पोल सेल ऐसी सेल होती हैं जो फ्यूचर में जब ये ऑर्गेनिज्म अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसमें लार्वा स्टेज बनेगी, मेटामॉर्फिज्म होगा, अडल्ट में कन्वर्ट होगा, तो उस कंडीशन में ये पोल सेल हमारी अडल्ट की जो गैमेट सेल है, गैमेट सेल का मतलब अगर मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म मेरा मेल बना तो ये मेल गैमेट बनाएंगी, अगर ये फीमेल बना तो ये फीमेल गैमेट बनाएंगी, यानी कि आगे जाके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्पर्म और ओवा है उसका फॉर्मेशन करेगी ये पोल सेल, ठीक है। मोस्टली ये पोल सेल हमारा एक एंड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है, 4 to 5 इन नंबर होती है। पोल इसीलिए कहा क्योंकि एक पोल पर एक्यूमुलेट हो गई। ये काम क्या है, हमारा अडल्ट बनेगा, अडल्ट के अंदर स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमारे पास जो हमारा ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला के अंदर हमें अप टू दी 9th डिवीजन तक, यानी कि जब तक इनकी सेल के अंदर 9th डिवीजन हो रहा है, क्लीवेज का 9th क्लीवेज चल रहा है, तब तक हमारी कंडीशन कैसी रहती है, सिनसीटियल स्टेज रहती है। लेकिन 10th डिवीजन के बाद, 10th क्लीवेज के बाद कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्या कंडीशन अलग हो जाती है, ये जो न्यूक्लियाई पेरिफेरी पर मूव हुए थे ना, ये पेरिफेरी पर अपना अपना एक हम लोग कह सकते हैं अपार्टमेंट बना लेते हैं। अपार्टमेंट कैसे बनाएंगे कि जो ये हमारी ब्लास्टोडर्म थी, यानी कि कॉमन ब्लास्टोडर्म जो थी, एक कॉमन ब्लास्टोडर्म अंदर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट होने लगती है और इनको इनकी सेपरेट सेल में कन्वर्ट कर देती है। ऑफ कोर्स अभी तक क्या था, हमारे पास न्यूक्लियाई थे, उनके पास अपना साइटोप्लाज्म था, लेकिन साइटोप्लाज्म एक ही था, तो हमने उस कंडीशन को बोला सिनसीटियल स्टेज। और ये जो हमारा पूरा ब्लास्टुला है इसको हम बोल रहे हैं सिनसीटियल ब्लास्टुला, और इसकी जो ये कवरिंग है इसको हम बोल रहे हैं सिनसीटियल ब्लास्टोडर्म, ठीक है। ये क्या बन गई हमारी सिनसीटियल ब्लास्टोडर्म बन गई, क्योंकि ब्लास्टोडर्म के अंदर हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज देखने को मिल रही है कॉमन साइटोप्लाज्म के साथ में। बाद में हमने क्या देखा कि ये ब्लास्टोडर्म अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होने लगती है और ये प्रोजेक्ट होके हर एक न्यूक्लियाई का अपना अलग अलग अपार्टमेंट बना देती है, जो किस में कन्वर्ट होगा फिर, सेल्यूलर ब्लास्टोडर्म में। सेल्यूलर ब्लास्टोडर्म का मतलब बहुत सारी सेल्स बन गई हैं, तो सेलुलर ब्लास्टोडर्म हो गया। जब सेल्स का ब्लास्टोडर्म है, ब्लास्टोडर्म बेसिकली क्या है, कवरिंग है ना, तो सेल का ब्लास्टोडर्म सेलुलर ब्लास्टोडर्म। अब इसके आगे की कहानी हमें पढ़नी है, सेलुलर ब्लास्टोडर्म के आगे की कहानी, यानी कि इसके बाद इस एम्ब्रॉय के अंदर एक्सिस फॉर्मेशन इनिशिएट होता है और वही एक्सिस फॉर्मेशन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसी एक्सिस फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि इस एक्सिस फॉर्मेशन के लिए, एक्सिस का मतलब समझ पा रहे हो ना, एक्सिस का सिंपल मतलब है पोलैरिटी आना। पोलैरिटी इन द सेंस कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होना, कि भैया एंटीरियर एंड कौन सा होगा ऑर्गेनिज्म में, पोस्टीरियर एंड कौन सा होगा, ठीक है। दूसरा कि डोर्सल वेंट्रल एक्सिस बनना। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का मतलब ऑर्गेनिज्म का बैक साइड कौन सा होगा, ऑर्गेनिज्म का फ्रंट साइड कौन सा होगा। एक होता है लेफ्ट एंड राइट एक्सिस बनना। मेनली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन, क्योंकि डोर्सल और वेंट्रल एक्सिस और लेफ्ट राइट एक्सिस ड्रोसोफिला में थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में बनता है, तो उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन की, है ना। तो हमने स्टोरी समझ ली कि हमारा ड्रोसोफिला था, उसका जो एग था वो सेंट्रोलेसिथल टाइप था, इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें सुपरफिशियल क्लीवेज हुआ, और सुपरफिशियल क्लीवेज के बाद उसने पहले सिंसिटियल ब्लास्टोडर्म बनाई, देन सेल्यूलर ब्लास्टोडर्म बनाई। सेल्यूलर ब्लास्टोडर्म बनने के बाद ये जो नेक्स्ट स्टेज हमारी आएगी वो कौन सी आएगी, यहाँ पर लार्वा बनेगा, और लार्वा के बाद हमारा एम्ब्रोए बनने वाला है। पर लार्वा बनने से पहले इसके अंदर एक्सिस फॉर्मेशन होता है, और उसी एक्सिस फॉर्मेशन को हम यहाँ से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 सेट ऑफ जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो 3 ऑर्गेनाइजिंग सेंटर की तरह काम करेंगे। पहला ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जिसको एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कह रहे हैं, जो ऑफ कोर्स एंटीरियर एक्सिस बनाने के लिए काम आ रहा है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग सेंटर द पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जो पोस्टीरियर एक्सिस के बनने के लिए काम आ रहा है। और तीसरा हमारे पास होता है द टर्मिनल बाउंड्री रीजन, जो टर्मिनल एंड बनाएगा, है ना। अगर आपने हाउस फ्लाई देखी है तो आपका हाउस फ्लाई कैसा होता है, मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना रही हूँ। मान लीजिए ये उसका हेड रीजन है, ये उसका थोरैक्स रीजन होता है, और ये उसका एब्डोमेन रीजन है ना। यहाँ पर हमारे 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। ऑफ कोर्स मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, सो आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर उसकी मान लीजिए आईज है, और आपको पता है कि यहाँ पर पेयर ऑफ इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं ना, कुछ इस तरीके से पेयर ऑफ इलेटर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से हमारा ड्रोसोफिला हमें देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं हमारे ड्रोसोफिला में हम उसकी बॉडी को अगर डिवाइड करना चाहे तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हेड, दिस वन इज हेड पोर्शन। देन ये मिड वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे थोरैक्स, और पीछे वाला जो रीजन है इसको हम कहेंगे एब्डोमेन, ठीक है। उसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे हमारा ये अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, सो इस अडल्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम 3 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनाने के लिए हमने कहा कि 3 ऑर्गेनाइजिंग सेंटर काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर तो आपको समझ में आता है कि इस एग का एंटीरियर यानी कि हेड रीजन कहीं ना कहीं बनाने के लिए काम आएगा। पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, पोस्टीरियर पोर्शन क्या है, एब्डोमेन है ना, तो एब्डोमेन बनाने में काम आएगा कहीं ना कहीं। और जो हमारा टर्मिनल बाउंड्री रीजन है वो कुछ पोर्शन इस हेड का और कुछ इसका टेल का पोर्शन बनाने में काम आता है, ठीक है। उसको हम लोग अलग से समझेंगे। तो हमने क्या बात करी, एंटीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एंटीरियर एक्सिस बनाएगा जो इन फ्यूचर जाके हेड और थोरैक्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर पोस्टीरियर रीजन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, पोस्टीरियर एक्सिस बनाएगा जो इन फ्यूचर अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका एब्डोमेन बनाने वाला है। और हमारा टर्मिनल बाउंड्री रीजन क्या करेगा, उसका आगे वाला हिस्सा, टर्मिनल मतलब उसके एंड बनाने वाला है। तो एक एंटीरियर एंड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, पोस्टीरियर एंड में, है ना। तो उसका कुछ पोर्शन हेड का और कुछ पोर्शन उसकी टेल का बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, ड्रोसोफिला के जो ओवरी है, जो फीमेल का ओवरी होता है ना, फीमेल के ओवरी के पास कुछ जीन्स होते हैं, है ना। उस जीन्स को हम लोग बोलते हैं मैटरनल जीन, ठीक है। अब ये फीमेल का ओवरी क्या करेगा, जब oocyte बन रहा होगा तो ये मैटरनल जीन कुछ mRNA की फॉर्मेशन करेंगे। जीन से ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बात है, जीन से हमारा क्या बनेगा, RNAs बनेंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसे mRNA को बनाएगा और उन mRNA को कहां पे भेज देगा, oocyte के पास में भेज देगा। oocyte के अंदर उनको एक्यूमुलेट कर देता है, ठीक है। इन mRNA का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तभी होगा जब ये oocyte हमारा फर्टिलाइज्ड हो जाएगा।
मैंने क्या चीज कही, मैंने ये कहा कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है कि ये वाला जो रीजन है ये है हमारा oocyte। इस oocyte के आगे हमारी कुछ लगी होती है नर्स सेल, जो बेसिकली मैटरनल जीन का फॉर्मेशन कर रही है। ये मैटरनल जीन बनाएंगी, जैसे कि कुछ आपको यहाँ पे mRNA दिख रहे हैं, कुछ mRNA यहाँ पर है, ये mRNA है, यहाँ पर mRNA है ना। बेसिकली ये क्या है, हमारी नर्स सेल है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, oocyte का। ये हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। ये अनफर्टिलाइज्ड एग में ऐसा मान के चल रहे हैं, ये पोस्टीरियर एक्सिस है, ये एंटीरियर एक्सिस है, और ये हमारा पूरा oocyte है। उसमें नर्स सेल क्या करेंगी, mRNA बनाएंगी और उन mRNA का इसमें डिपोजिशन करती है, ठीक है। ये mRNA oocyte के अंदर तभी एक्टिवेट होंगे जब ये oocyte का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमें प्रोटीन मिलेगा, ट्रांसलेशन से हमें जो प्रोटीन मिलेगा इन mRNA से, वही हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वो मैटरनल जीन है जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपको जब ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट पढ़नी है तो आप बहुत सारे जीन से आपका इंटरेक्शन होगा। बस एक ये रफ मैंने फ्लो बनाया है, फ्लो चार्ट सा बनाया है, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ऑल्दो हम इन सभी जीन के बारे में अलग अलग वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे, पर आज हम लोग जिनकी बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स वो मैटरनल हमारे जीन्स हैं जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जब हमारा क्या है, हमने कहां तक पढ़ा था, सेलुलर ब्लास्टोडर्म बना लिया था, है ना। अब इस सेलुलर ब्लास्टोडर्म को आगे क्या बनाना है, लार्वा बनाना है। पर लार्वा बनाने से पहले उसमें एक्सेस की फॉर्मेशन करनी है, और मैंने कहा कि उस एक्सेस फॉर्मेशन के लिए हमारे मैटरनल इफेक्ट जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन मैटरनल इफेक्ट जीन के अंदर हमें अलग अलग तरीके के जीन्स या प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, उनको हम लोग स्टडी करेंगे अच्छे से। इन मैटरनल इफेक्ट जीन के एक्टिवेट होने के बाद हमारे जायगोट के अंदर कुछ और जीन्स एक्टिवेट होते हैं, जिनको हम जायगोटिक जीन्स बोलते हैं, जो अगेन हमारे सेलुलर ब्लास्टोडर्म को लार्वा में कन्वर्ट होने में हेल्प करेंगे। उन जायगोटिक जीन के एक्टिवेशन के बाद कुछ गैप जीन्स एक्टिवेट होते हैं, गैप जीन्स के बाद पेयररूल्स जीन्स एंड देन सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। और इन तीनों के जो प्रोटीन्स है, गैप जीन से बनने वाले प्रोटीन, पेयररूल से बनने वाले प्रोटीन और सेगमेंट पोलैरिटी जीन से बनने वाले प्रोटीन, एक अलग कैटेगरी को रेगुलेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं दी होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स, जो बेसिकली हमारे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म का ट्रांजिशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हम जब इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको आई एम श्योर ये जब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इन शॉर्ट अगर बात करें तो हमें मेनली इन टाइप की जीन्स की बात करनी है। सबसे पहले मैटरनल इफेक्टर जीन्स की, फिर हमें कुछ जायगोटिक जीन्स के बारे में डिस्कशन करना है, देन गैप जीन्स, पेयररूल जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होम्योटिक सेलेक्टर जीन्स।